जो ब्रह्मांड में जी। मनोमय कोश हाँ, और विज्ञानमय हाँ, कोश और हाँ, हाँ, बेसिकली मन, हाँ। बुद्धि, अहंकार और चित्त की जब हम बात कर रहे हाँ, थे, अंतःकरण की। हाँ, हाँ। अंतःकरण चतुष्टय हुँ, की, तो उसमें हुँ, ब्रह्मांड में जो हुँ, चित्त है, उसको कैसे हुँ। देखना है? जी, जी, जी। हाँ, हाँ, चित्त के बारे में ही था। बाकी तो लगभग अहंकार है, बुद्धि है, मन है, ये तो ये हमने कर लिया। स्पष्ट है। हाँ, ये तो स्पष्ट है। अ, तो मैं विचार कर रही थी और मुझे याद था, मैंने यही सोचा था कि प्रश्नोत्तरी के दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है मैंने मैंने लॉजिकली भी सीक्वेंस बिठाने का प्रयास किया, कहीं पढ़ा भी शास्त्र में, या नॉट एग्जैक्टली शास्त्र, परंतु शास्त्रों का विवरण भी आता है ऐसे। तो ये जो विश्व की डिजाइन बनी हुई है, अ, जैसे अनफोल्ड होता जाता है, तो एक निश्चित प्रकार से ही अनफोल्ड होता जाता है। तो ये निश्चित रूप से अनफोल्ड जो होता जाता है, वो कहाँ होगा? वो कहाँ तय होता होगा? वो तय होता है चित्त में। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, ये कहाँ तय हुआ? कैसे तय हुआ? या इतने इतने प्रकार के, यहाँ इतने इस प्रकार के वृक्ष होंगे, यहाँ इस प्रकार के प्राणी होंगे, यहाँ के मनुष्य इस प्रकार के होंगे, यहाँ की जलवायु ऐसी होगी, यहाँ की भूमि, तापमान आदि सब ऐसे होंगे। वो सारी विश्व की डिजाइन तो बनी हुई है। हाँ, वो प्रोग्रेसिवली अनफोल्ड होती जाती हैं। तो ये जो सारी डिज़ाइन है, वो संस्कार के रूप में ब्रह्मांड का जो चित्त है, वहीं पर रहती है। हम प्रलय की और सृजन की बात पुराणों में और वेदों में भी पढ़ते ही हैं। तो क्या होता है? प्रलय होता है, तो सारे बीज इकट्ठे करके सुरक्षित रखकर वो रहते हैं, निहित रहते हैं। और फिर जब ब्रह्मा का की रात्रि पूरी होती है और नई सृष्टि का सृजन होने लगता है, तो वहीं से प्रारंभ होता है। तो जैसे एक मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, ऐसे ही सृष्टि का ये पुनर्जन्म होता है। वो सृजन माने पुनर्जन्म है। और जन्म, जैसे जन्म होता है, तो बीज से धीरे धीरे अनफोल्ड होते होते मनुष्य का हो या वृक्ष का हो, पूरा व्यक्तित्व प्रकट होता है। वो प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट ही है। अब मनुष्य के हाथ, पैर, आंखें, नाक, ये सब कैसे होंगे? वो तो उसके बीज में ही निहित होता है। वैसे ही वो अनफोल्ड होता रहता है, होता जाता है और पूर्णता को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से ये जो वर्तमान सृष्टि है, इसका इस जन्म का स्वरूप क्या होगा? वो उसके पूर्व जन्म माने प्रलय से पूर्व की जो सृष्टि होगी, उसका जन्म होगा। उसमें जो संस्कार के रूप में रह गया, वो साथ में गया। और फिर नया जन्म, नया सृजन जब सृष्टि का होता है, तो उसी के अनुसार ये सृष्टि भी बनती है। और इसमें कितने, किस प्रकार के प्राणी, किस प्रकार के वृक्ष, वनस्पति, ये सारा होगा। होगा, वो अनफोल्ड होता जाएगा। वो सारा उसमें निहित होता है। वही ब्रह्मांड का चित्त है। ब्रह्मांड के अंतःकरण से ही इंडिविजुअल का अंतःकरण भी बनता है, ये तो स्पष्ट ही है। इसलिए उसका एक अंश है, वो पिंड में आता है। इसलिए कहते हैं यद यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। कहना ये भी अधिक उपयुक्त रहेगा, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे। ब्रह्मांड में होगा वही पिंड में आएगा। परंतु समझने के लिए हम पिंड को जानते हैं,
माने छोटा है, इसलिए पिंड हमारे बुद्धि के या हमारे विचार के इसमें दायरे में आता है। इसलिए कहते हैं कि पिंड में जो भी होता है वो सारा ब्रह्मांड में होता है, ब्रह्मांड में होता है वही पिंड में भी आता है। इसलिए इस रूप में वह रहेगा। संस्कार भी वो केवल हमारे चित्त में भी संस्कार तो केवल स्टोर होते हैं, जैसे जैसे हम करते जाते हैं वैसे वैसे संस्कार उसमें होते हैं। तो पूर्व जन्म के संस्कार जिस प्रकार से होते हैं वैसे ही रहते हैं। और फिर जब सृष्टि सृष्टि का कार्यकलाप चलता है तो सारा पुंज जितने भी पिंड होते हैं वो जिस जिस प्रकार से व्यवहार करते जाते हैं, वो केवल मनुष्य ही नहीं होता है, बाकी सारी एंटिटीज भी होती हैं, उन सब के संचित होते जाते हैं। इसलिए मनुष्यों के मन के जो भाव हैं वो वातावरण में भी रहते ही हैं, वो इकट्ठे होते जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर अमुक एक मंदिर में जाने का प्रचलन क्यों है, हमारे जाने से हमको पुण्य क्यों मिलेगा? तो वो जहाँ सामूहिक मन के जो भाव हैं उनका पुंज वहां बनता है, उसका हमारे मन के भाव पर भी परिणाम होता है, प्रभाव होता है। इसलिए हमारा मन भी अच्छा होता है। इस प्रकार से वो ब्रह्मांड में भी चित्त स्थित होता है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, जी ताई। जी, ताई हाँ, इसमें अभी अगर हम देखें तो आपने बताया अनफोल्डमेंट का एक शब्द आपने बारी-बारी यूज़ किया। हाँ, हाँ, उसमें जो विज्ञानमय कोश है हुँ, जो ब्रह्मांड का, तो जो जी, डिज़ाइन जो है आस-पास जो हमारी व्यवस्थाएँ हैं, जो हमारे हुँ, हुँ, पुरुषार्थ का भी जैसे जो हुँ, डिज़ाइन है हुँ, या हुँ, हमारे जो हुँ, फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें हुँ, हुँ, व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, हुँ, परमेष्टि या जो भी हुँ, हम बोलें हुँ, संस्कारों के हाँ, फ्रेमवर्क हैं, हाँ, हाँ, ये हाँ, सब जो है ये ब्रह्मांड का एक प्रकार से विज्ञानमय कोश हम मान हाँ, सकते हैं क्योंकि हाँ, हाँ, ये मुझे डिज़ाइन है। हाँ, आपने बोलना शुरू किया और एक वाक्य में ही मेरे ध्यान में आ गया कि फिर जी। चित्त और बुद्धि में क्या अंतर रहा। हुँ, हाँ, ताई, तो इसमें मैं हाँ, थोड़ा-सा मैं हाँ, हाँ। बुद्धि का जो है वो एक व्यवस्था है, इट्स ए यूनिवर्सल ऑर्डर, इट्स ए यूनिवर्सल लॉ। तो डिजाइन माने क्या कि जो अंदर निहित है कि ये ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, और जब वो होने लगता है तो उस उसके अनुसार सारे नियम बनते हैं, सारी व्यवस्था बनती है और ऐसे 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 होता जाता है। उसको व्यवस्था उस व्यवस्था को जानने वाली बुद्धि होती है, परंतु उस व्यवस्था को तो धर्म कहते हैं। यूनिवर्सल ऑर्डर जो है, यूनिवर्सल लॉ है, वो धर्म है, वह सृष्टि धर्म है। तो धर्म के रूप में वो धीरे-धीरे अनफोल्ड होता जाता है। तो ये जो अनफोल्ड होता है उसमें ये नियम रहते ही हैं। नियम रहते हैं, व्यवस्था रहती ही है, क्रम रहता है कि इसके बाद ये होगा, इसमें से ये होगा, यही तो सारी इंटरनल उसकी व्यवस्था है, ये सब होता जाता है। डिज़ाइन मैंने जो कहा, संस्कार को डिज़ाइन जो मैंने कहा, वो तो इट इज़ द पुल ऑफ एवरीथिंग, वो तो वहाँ वहाँ संघात है, पूरा का पूरा वो है। वो है, वो है इसलिए उसमें से नियम बने, वो है इसलिए उसमें से व्यवस्था बनी, वो है इसलिए उसमें से वो धीरे-धीरे क्रमिक रूप में प्रकट होता गया। तो इट टेक्स द फॉर्म ऑफ बुद्धि, वो ऐसे ही बनता है। इसलिए चित्त है, उसमें से बुद्धि धीरे-धीरे प्रकट होने लगती है, व्यवस्था धीरे-धीरे बनती जाती है, नियम आते जाते हैं और उसी के अनुसार फिर वो क्रमशः आगे बढ़ता है। संस्कार माने चित्त और बुद्धि, संस्कार और विज्ञान, ये 2 इन ऐसे तो एक ही है ना, एक का
प्रगट रूप, एक का जो अनफोल्डेड रूप है वो बुद्धि है। उसके बीच में अहंकार आता है। अहंकार क्या है? अस्थि, एंटिटी, हर एक छोटे बड़े पदार्थ की स्वयं की जो एंटिटी है। जैसे व्यक्तियों में यह अस्मि, अहम अस्मि, अस्मिता, ऐसे सृष्टि के हर एक पदार्थ की अस्मिता होती है। उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर कहेंगे तो अस्तित्व होता है। वो उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, उसके जैसा और कोई नहीं है। तो ये अहंकार हो गया। और फिर ये जो नियम व्यवस्था, ये सारा जिस पद्धति से बनता है, जिस जिस निश्चितता से बनता है, वो उसकी बुद्धि हुई। इसलिए संस्कार, अहंकार, बुद्धि, माने चित्त, अहंकार, बुद्धि, और फिर वो मन आएगा। जी ताई, इसमें एक हाँ जो प्रश्न और आता है मुझे, वो है जी। कि जैसे भगवान बोल रहे हैं कि हाँ हाँ प्रकृति में 8 ही हैं। हाँ हाँ, अष्टधा। उसमें अष्ट अष्टधा प्रकृति जो हम बात करते हैं, तो उसमें मन, हम्म, बुद्धि और अहंकार का वर्णन करते हैं वो, चित्त हाँ को उसमें नहीं लेते। हाँ हाँ अ, हाँ। तो कदाचित ऐसा भी हो सकता है ताई कि हम्म, जो जो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की जो हम बात कर हम्म, रहे हैं, तो हाँ उसका कनेक्शन केवल मन, बुद्धि और अहंकार से ही है, और चित्त जो है वो प्रकृति का क्योंकि हिस्सा नहीं है, और वो ब्रह्म जिसकी हम बात करते हैं उसी का ही हिस्सा हो। हाँ। जैसे ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातनः जो है। अ, हम्म, ये मुझे अभी आप जब बता रहे थे तो मुझे हाँ एकदम ये फ्लैश हाँ हुआ ऐसा। उसको हाँ ऐसा भी देख सकते हैं क्या, या उसको कैसे समझे फिर हम? हाँ। इसका पहली तो बात ये है कि चित्त और चित अथवा चेतन ये एक नहीं है। चित्त अंतःकरण का ही हिस्सा है। जहां कहीं भी चित्त का उल्लेख आया, वो अंतःकरण का ही हिस्सा है। चाहे वेदांत दर्शन हो, चाहे योग दर्शन हो। और ममई वंशो जीवलोके जीवभूत, जो जीवभूत हैं वो तो चैतन्य का अंश है, जो चेतन है उसका अंश है। और चित्त चेतन नहीं है, चित्त प्रकृति से बना है। इसलिए वो अंतःकरण चतुष्टय का हिस्सा है। तो प्रकृति के लीनिएज में आएगा, प्रकृति के ऑर्डर में ही आएगा। वो चैतन्य का अंश तो नहीं होगा। वो जो है वो चित, सत चित आनंद, उसका चित और ये चित्त, ये दो अलग बातें तो हैं। इसलिए वो अंतःकरण चतुष्टय के साथ ही है। और हम चित्त का विषय क्या है तो संस्कार है, ये भी हम कहते ही हैं। और संस्कार कैसे होते हैं तो जो जो भी बुद्धि तक का जो जो भी हमारा कार्य है, जो जो भी कृति है, वो संस्कार रूप में, इम्प्रिंट के रूप में चित्त में संग्रहित होते हैं। इसलिए वो चित्त संस्कारों का संग्रह स्थान है, चित्त नहीं। इसलिए प्रकृति के ही लीनिएज में आएगा। अष्टधा प्रकृति में वो कहीं तीन में कहीं पर तो ये समायोजित होगा। क्योंकि योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, इन तीनों में ये अंतःकरण चतुष्टय वेदांत की परिभाषा है। चित्त, केवल चित्त, जिसमें मन भी आ जाता है, कहीं बुद्धि भी आ जाती है, कहीं अलग भी रहती है, वो योग की परिभाषा है। और एक शब्द है सांख्य दर्शन में, वो है महत। मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम, ये महत। तो ये तो फिर कौन सी है? प्रकृति ही है ना। तो महत ये प्रकृति है। ऐसा तो हमको थोड़ा क्लियर ये करना पड़ेगा कि विभिन्न दर्शनों में जो विभिन्न प्रकार से ये सारे शब्द परिभाषा के रूप में व्यवस्थित हुए हैं, तो इन सब का कोरिलेशन क्या है।
कहीं तो क्या होता है कि सांख्य में जो परिभाषा है उसके अनुसार वो भगवत गीता क्या है? सभी दर्शनों का समन्वय है, वो व्यवहार शास्त्र है। इसलिए अलग-अलग स्थानों पर वेदांत दर्शन में जो कंसिस्टेंसी होगी वो गीता में नहीं होगी। योग दर्शन में जो कंसिस्टेंसी होगी वो गीता में नहीं होगी। सांख्य दर्शन में जो कंसिस्टेंसी होगी वो गीता में नहीं होगी। वह समन्वय है, इसलिए उस समय उसका अर्थ ये होगा, उस समय उसका अर्थ ये होगा, इस प्रकार से हमें समझना भी होगा। वो एक ही दर्शन को फॉलो नहीं करती है, भगवत गीता एक ही दर्शन को नहीं फॉलो करती है। भले ही वो योग शास्त्र हो, तो भी योग दर्शन नहीं है, योग दर्शन का ग्रंथ नहीं है, वह वेदांत दर्शन का ग्रंथ है। जो प्रस्थान त्रयी बोलते हैं ना, वो भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र ये बोलते हैं। ये तीनों वेदांत दर्शन के लिए प्रस्थान त्रयी है। इसलिए वो योग शास्त्र, फिर भी वो योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है। अब ब्रह्म विद्या ये वेदांत दर्शन की टर्मिनोलॉजी है, योग शास्त्र ये पतंजलि योग सूत्र के साथ कनेक्ट है, और आत्म संयम योग में जितना भी बताया वो सारा योग दर्शन के अनुसार है। इसलिए वो सामंजस्य करती है या समन्वय करती है और व्यवहार शास्त्र बताती है भगवत गीता, परंतु मूलतः वह वेदांत दर्शन के साथ संबंधित है। इसलिए हमको मन बुद्धि अहंकार और चित्त को, फिर भगवत गीता ही अष्टधा प्रकृति कहती है, और उसमें मन बुद्धि और अहंकार ये तीन की ही बात आती है। तो कई कई जब अर्थघटन करते हैं तो चित्त को प्रकृति भी कहते हैं, चित्त को महत भी कहते हैं, परंतु प्रकृति स्वयं चित्त नहीं हो सकते, उसके उसका रिजल्टेंट ही चित्त होना चाहिए। अब एक हमें गुत्थी सुलझानी चाहिए, चित जड़ ग्रंथि, हृदय ग्रंथि। अब देखो हृदय भी है, वो कहाँ आया? कहीं पर भी हृदय का नाम नहीं है, तो भी हृदय शब्द तो बहुत ही स्वीकृत शब्द है। भगवत गीता में भी वो आता ही है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। वो हृदय कहाँ है, कैसा है? अंतःकरण चतुष्टय के साथ इसका क्या संबंध है? इस विषय को भी हम कभी स्वतंत्र रूप से लेंगे। चित जड़ ग्रंथि क्या है, हृदय ग्रंथि क्या है, चित्त और हृदय का क्या संबंध है, चित्त हृदय प्रकृति का क्या संबंध है, मम योनिर महद ब्रह्म ये भी कहाँ है, तो ये महद ब्रह्म क्या है? ये सारी बातें हमको एक बार स्वतंत्र रूप से समझनी होगी, और इन सब का आनंदमय कोश के साथ क्या संबंध है, तो ये एक स्वतंत्र विषय है। हम कभी इसी प्रकार से लेंगे वो विषय, और वो थारा थोड़ा सुलझाकर क्लियर भी करेंगे, परंतु जी मुझे अभी ताई, ऐसा लगता है कि चित्त ये है। ताई इसमें अभी जैसे हम हाँ जी। हाँ। हाँ जी। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ। चित्त में हम्म। 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 वो हृदय, हृदय के लिए। हाँ, सही। हम्म। 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 जी। हम्म। हाँ, हाँ, ये भी ठीक है, परंतु चित जड़ ग्रंथि में जो चित्त है, वह चित्त नहीं है, वह चेतन है। ग्रंथि तो चित्त और जड़ माने चेतन और जड़ की होती है। तभी सृष्टि का सृजन शुरू होता है। चित जड़ ग्रंथि का चित्त, वो
हलंत होता है ना चित्त का, वो है, वो चैतन्य है, माने चेतन है। जड़ माने प्रकृति है, पुरुष और प्रकृति, वो चित्त और जड़ है। और ये जो अंतःकरण चतुष्टय वाला चित्त है, वो उससे अलग है। चित्त, वो त को जोड़कर जो डबल त बनता है, वो चित्त है। तो ये चित्त भूमि, अभी योग सूत्र में भी चित्त भूमि आता है। चित्त वृत्ति निरोध ऐसा आता है, वो चित्त अलग है। सच्चिदानंद वाला चित्त अलग, और चित्त चित्त वृत्ति निरोध वाला चित्त अलग है। ये चित्त अंतःकरण चतुष्टय में से एक है। ये बात ठीक है कि ये तीनों जो हैं, वो जो भी करते हैं, उसके संस्कार चित्त का संग्रह स्थान जो है, भंडार जो है, वो चित्त है। और उस चित्त में से संस्कार शून्य, चित्त जब संस्कार शून्य हो जाता है, तब हृदय ग्रंथि खुलती है। इसलिए और भी इसमें स्पष्टता आवश्यक है, तो हम स्वतंत्र रूप से इसका विचार करेंगे। माने चित्त क्या, जड़ क्या, चित जड़ क्या, हृदय क्या, चित्त क्या, अहंकार क्या, और एक इसमें कहीं शब्द नहीं आया हमारे इसमें डिस्कोर्स में, वो महत तत्व क्या है। क्योंकि जैसे ही विज्ञानमय कोश में आते हैं, तो उसमें महत शब्द आता है। तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यम उत्तरः पक्षः योग आत्मा महः पुच्छम प्रतिष्ठा। तो महत वहां आता ही है। तो महत, हाँ हाँ, आगे करेंगे, जरा और प्रश्नों की तरफ भी जाएंगे। हाँ संदीप जी, जी का भी प्रश्न था इसी पे ही हाँ शायद। जी, हाँ जी, संदीप जी। हाँ, प्रणाम ताई। जी मैं इसको यत पिंड तद ब्रह्मांड से समझ रहा था, तो मुझे लगा कि ये तो पिंड से भी परे हो जाता है कई बार, क्योंकि हम पिंड रूप में हैं, तो हमारा अंतःकरण और बहिकरण दोनों है। और हम्म जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो उसका हम्म बहिकरण का स्वरूप अलग है। तो हम्म अंतःकरण का स्वरूप हमेशा इन चारों पे ही रहेगा, या इन चारों में से कुछ आपस में मिलकर प्रकट होंगे? अभी जैसे ये चर्चा चल रही थी कि हृदय के हम्म रूप में है या हम्म महत के रूप में हमने इसको प्रकट किया, तो ये हम्म। अंतःकरण भी अलग अलग प्रकार से हो सकता है ना ताई? हाँ, बहुत वेरियस प्रकार से सबका साथ रहना, अलग रहना, उसकी मात्रा अलग, वो तो सब जितनी वैरायटी हो सकती है उतनी सब रहेगी। अभी देखो, बुद्धि, अहंकार, बुद्धि, मन, ये सब कैसे 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 बनते गए। अभी विश्वक्सेन जी ने गौतम गट का सामूहिक सत्र लिया था, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया था वो प्रक्रिया क्या रही, कैसे हुई, ज्ञानेन्द्रिया कैसे आई, कर्मेंद्रिया कैसे हुई, प्राण कैसे आए, ये सारी प्रक्रिया उन्होंने समझाई थी। और उनका सोर्स था प्राण विज्ञान और आत्मविज्ञान, ऐसी दो पुस्तकें थी। तो एक बार अब सारा विस्तार से डिटेल में पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे ध्यान में आता जाएगा। और पढ़ने के साथ साथ यदि चिंतन चलता रहेगा, तो धीरे धीरे वो स्पष्ट होता जाएगा। स्पष्ट तो वो लिखा हुआ है इसलिए नहीं होगा, स्पष्ट तो हमारा चिंतन चलेगा तभी होगा। नहीं, इसमें जी एक और बात ध्यान में आती है कि जी अ, ये जो हमारे जीवन की व्यवस्था है, जीवन माने ये जो हमारा जन्म है, जिसको हाँ हम पंचकोशात्मक भी बोलते हैं, और उसी का ही डिस्कशन हो रहा है। और ये पंचकोश ब्रह्मांड के भी हैं, ऐसा हम्म भी हम बोल रहे हैं। तो हम्म
ब्रह्मांड और इस जीवन मैंने मेरा जो मनुष्य जीवन, मेरा जो जीवन है, और जो व्यक्तित्व, ब्रह्मांड, मेरा व्यक्तित्व। मेरा व्यक्तित्व जो है, और हम्म, जो ब्रह्मांड का अस्तित्व है, हम्म, दोनों को ही हम्म, पंचकोश के आधार पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, इनके हाँ, बीच में हाँ, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, हाँ, जैसे हम तो बहुत सारी समाज की भी व्यवस्था है, कुटुंब की भी व्यवस्था, ऐसे कितने सारे हम्म, व्यवस्थाओं की हम बात करते हैं, हम्म। उनको भी समझने का फ्रेमवर्क फिर हमारा पंचकोश का पंचकोश ही ही है। होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल, हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब हम कुछ किसी भी चीज की रचना करते हैं या व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं, तो हाँ, पंचकोश के आधार पर ही हमको उसके बारे में सोचना चाहिए और उसका इवैल्यूएशन भी वैसे ही करना चाहिए। हाँ, तो तो जल्दी जल्दी और अच्छी तरह से समझ में आएगा। हाँ क्योंकि क्योंकि मनुष्य के व्यक्तित्व में जो भी आया, वो कहाँ से आया? वो तो ब्रह्मांड से ही आया है। तो पहले उसका अस्तित्व ब्रह्मांड में है, उसके बाद व्यक्ति में है ना। पहले ब्रह्मांड जी में है, तभी तो पिंड में आया। पिंड से ब्रह्मांड में नहीं जाता है, ब्रह्मांड से पिंड में आता है। ये तो सहज है ना, ये तो स्पष्ट है ना। ये जी पिंड में ही है, वो ब्रह्मांड में कैसे होगा? ब्रह्मांड में है, इसीलिए तो पिंड में आता है। इसलिए ब्रह्मांड की, तो इसलिए आप ही सोच कर देखो कि सृष्टि रचना की जो भारतीय संकल्पना है, वो मूल रूप में समझ लेनी चाहिए। तभी तभी ये व्यक्ति, प्राणी माने मनुष्य, प्राणी, वनस्पति, फिर ये पंच महाभूत और ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और फिर मनुष्य का व्यक्तित्व, प्राणियों की बनावट कैसी है, पहाड़ों की बनावट कैसी है, नदियों की कैसी है, ग्रह नक्षत्र आदि सारे कैसे बने हैं, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। और पिंड और ब्रह्मांड का जो एकत्व है और एकात्मता है, वो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। ने हमारी जो अध्ययन की पद्धति है ना, वो ही कहीं या तो बीच में से ही कहीं कुछ उठाकर शुरू कर दिया हमने, का तो टॉपसी टर्वी, जो ऊपर से शुरू करना चाहिए, वहां एक सिरे से शुरू ना करके दूसरे ही सिरे से शुरू कर दिया। ऐसी हमारी अध्ययन की पद्धति के कारण से हम दाहिने जाओ, फिर बीच में जहाँ थे वहां लौट कर आओ, फिर बाएं जाओ, फिर लौट कर आओ, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर इधर जाओ, उधर जाओ। ऐसा करते करते हम अनेक दिशाओं में जा जाकर वापस आते हैं, ऐसा होता है। तो सृष्टि विज्ञान, ये बुद्धि से समझने वाली बात है। अभी विश्वक्सेन जी है क्या? नहीं ताई, वो नहीं जुड़ हाँ, पाए हैं। नहीं है, नहीं तो वो श्रद्धा वाली बात भी हो जाती। वे होंगे तभी करेंगे उसकी बात। तो ये ऐसा है कि हम एकात्मता के सिद्धांत की यदि बात करते हैं, तो फिर वो आत्म तत्व से विश्व रूप बना कैसे, और ये विश्व रूप है क्या, इतना समझा तो फिर असंख्य असंख्य पिंडों की बात अपने आप समझ में आएगी। हम पिंड से शुरू किया है, देखो मनुष्य नाम के पिंड से शुरू किया हमने, और हमने पंचकोश को वहां सीमित किया। पंचकोश का स्रोत कहाँ है? कहाँ से आया? मन, हमारा मन है, वो कहाँ से आया है? हमारी बुद्धि कहाँ से आई? और हम कहते हैं कि पत्थर में बुद्धि होती नहीं है। क्या ये, इज इट ए वेरी सिंपल ट्रू सेट स्टेटमेंट? ऐसा कैसे होगा? माने एक एक क्या होता है, हमारा फ्लॉ कहाँ है? देखो, हम एक तो पिंड से शुरू करते हैं, एक। दूसरा, हम ठेठ जो ठोस पंच महाभूत हैं, जो
it is the most concrete end of this सृष्टि। ऐसे पृथ्वी से शुरू करते हैं, पृथ्वी महाभूत से शुरू करते हैं, इधर पिंड से शुरू करते हैं, जो एंड प्रोडक्ट है, जो एंड है उसका, सृष्टि रचना का एंड है, शुरू करते हैं। और दो फिर एक इंडिविजुअल है और दूसरा पूरी प्रकृति का रिजल्टेंट है, पूरा वहां से शुरू करते हैं। इसलिए बीच में उलझाव होना ही है। अगर आत्म तत्व से शुरू किया और क्रमशः आगे बढ़ते गए तो मुझे लगता है कि अधिक सरल हो जाएगा। लेकिन अभी और एक तीसरा उलझाने वाला फैक्टर जो है, सृष्टि रचना की जब हम बात करते हैं तो संप्रदायों में उलझ जाते हैं। कोई गोलोक कहता है, कोई वैकुंठ कहता है, कोई कैलाश कहता है, कोई परम धाम कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई परब्रह्म कहता है, कोई विष्णु कहता है, कोई शिव कहता है। वो संप्रदायों में उलझ जाते हैं। वी डू नॉट लुक एट इट एज साइंस, विज्ञान की तरह नहीं सोचते हैं उसको। तो ये तीसरा उलझाव है। जीत है। तो शुद्ध विज्ञान की तरह यदि हमने ये समझना शुरू किया तो सरल होगा, क्योंकि हम विज्ञान ही हमारे पास एक अटमोस्ट आधार है जिससे हम समझना शुरू करेंगे, क्योंकि ये बुद्धि का क्षेत्र है, हृदय का क्षेत्र, अनुभूति का क्षेत्र अभी हमारे लिए खुला नहीं है। तो ये अच्छा होगा। इंटरेस्टिंग, ये ऐसा ही होगा, कैसा होगा ये कहाँ तय हुआ? चित्त में मैंने पहले ही कहा था ना, चित्त में सारा डिजाइन आ गया है। चिज्जड़ ग्रंथि के बाद जब चित्त का निर्माण हुआ तो उस चित्त में संस्कार कौन से हैं? वो चित्त में ब्रह्मांड का जो चित्त है उसमें संस्कार उसके पूर्व जन्म के हैं। डू यू गेट द पॉइंट? तो उसका पूर्व जन्म कहाँ है? ये तो हम पिंडों के जन्म, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म की बात करते हैं, परंतु ब्रह्मांड का पूर्व जन्म कहाँ है? हमारे यहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ऐसा कहते हैं। तो ये ब्रह्मांड भी तो अनंत कोटि है। इनका भी ब्रह्मा के तो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होते रहते हैं। तो रात्रि किसको कहते हैं? तो इस सृष्टि का जब प्रलय होता है, ब्रह्मा की रात्रि शुरू होती है और जितना समय दिन रहा उतना ही समय रात होती है और फिर से दिन होने लगता है, ब्रह्मा जागते हैं तो सृष्टि का सृजन होने लगता है। दैट इज पुनर्जन्म ऑफ ब्रह्मांड। अगर पिंड का पुनर्जन्म है तो ब्रह्मांड का पुनर्जन्म है, और पिंड जैसे असंख्य हैं वैसे ब्रह्मांड भी असंख्य हैं। आपका लॉजिक तो यही कहता है। हम्म 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 मैंने हमको जब बहुत सारा समझ में नहीं आता तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये सारा का सारा जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि से ही समझने की आवश्यकता है।
वो ऐसी के ऐसी कल्पना में से नहीं आया। हम माने अभी तो क्या है, प्रचलन हो गया है, ये पौराणिक पौराणिक ये सब तो कल्पना की बातें हैं, और ये सब भावना के कारण से कहते हैं। वो जब कल्पना विलास है, वो बैठे बैठे क्या भारत में वो विल डुरांट ने ऐसा ही लिखा है क्या, गर्मी इतनी होती है, खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि प्रभुत मात्रा में धान्य आदि सब उगता है। तो वृक्ष के नीचे ऐसे लेटे हैं, तंद्रा में हैं, और जो कल्पना लोक है उसी में से ये सारा जन्म हुआ है फिलोसॉफी का और ये सब। तो हमारे भी बुद्धिमान लोग ऐसे ही समझते हैं कि हाँ सब कल्पना, ये वो सब ऐसे ही समझते हैं। परंतु जो विशाल बुद्धि है उसने इसको कैसे देखा, उसने इसको कैसे समझा, और उसके बाद उसने उसे कैसे व्यवस्थित किया, कैसे शब्दों में बांधा, कैसे उनके लिए संज्ञाएं निर्माण की। इट इज रियली ए वेरी वंडरफुल वर्ल्ड। वो तो अद्भुत शब्द ही उसके लिए हम प्रयुक्त कर सकते हैं। भाई 5:48 हुए हैं, मुझे लगता है जी। एक प्रश्न का इनिशिएशन तो कर सकते हैं हम। करो। हाँ, मैंने किसी का देखो ये प्रश्न है। मेरा मेरा दोष नहीं है, मुनि जी का है। हाँ, जी भाई। हाँ करो। हमको नहीं, नहीं, 55 को तो पूरा करना होगा। ऐसे ऐसे दोष काफी लेने के लिए तैयार हूँ भाई। जी। हाँ जी। अभी देखो मुनि जी किसी को प्रश्न भी नहीं सूझ रहे हैं, भूल गए सब अपने अपने प्रश्न भी। भाई एक आप ये बोलते रहते हैं कि हम्म। वी हैव टू गो बैक टू बेसिक्स, ऐसा और हाँ ऐसा हाँ। मैंने हर क्षेत्र में कभी भी हम्म। उस क्षेत्र के उस क्षेत्र में किसी ने अपना बहुत गहरा काम किया है और हम्म। किसी को कुछ भी उपदेश रूप में देते हैं तो यही बात सभी रखते हैं कि गो सभी बैक टू रखते बेसिक्स। हैं, गो हाँ, बैक गो टू बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स। हाँ हाँ तो ये हाँ। मैंने हम तो अपनी जर्नी में हैं, कुछ चीजें समझ रहे हैं, कुछ चीजें अभी, हम्म। बहुत सारी चीजें अभी समझनी बाकी हैं। ये हम्म। गो बैक टू बेसिक्स हम अपने हम्म। मैंने इस पे थोड़ा आप बात करें ताई। गो बैक टू बेसिक्स। इसका जॉब करो, लेकिन जाओ भी। हाँ। नहीं तो वो हमारी तोते की कहानी एक कहते हैं। तोता एक राजा के दरबार में, अभी वो प्रश्न तो आपका गया, आपको कहानी सुननी पड़ेगी। राजा के दरबार में एक तोता बेचने वाला आया, दो तोते थे, उसमें से एक पढ़ा लिखा तोता था। तो क्या पढ़ा लिखा है, अरे कैसे कैसे बोलता है, देखो बहुत समझदार है क्या। वो बोलता था, जंगल में जाओगे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम दाना चुगोगे, जाल में फंसोगे, शिकारी मार डालेगा, इसलिए जंगल में जाना नहीं। राजा को लगा हाँ ये तो बहुत ही समझदार हैं। फिर तो हमेशा बोलता रहता था। एक दिन पिंजरा खुला था और वो उड़ गया और गया जंगल में, वो भी गाते गाते, जंगल में जाओगे शिकारी आएगा, इसलिए जंगल में जाना नहीं, लेकिन जा रहा है जंगल में ही। फिर वो दाना डालता है, शिकारी जाल बिछाता है, वो हर समय वो गाता रहता है, जंगल में जाओगे शिकारी आएगा। वो शिकारी उसको मार डालता है, तभी वो मरते मरते बोल ही रहा है, जंगल में जाना नहीं। जंगल में तो गया ही गया। तो हमारी शिक्षा सारी ऐसी है। हाँ, तो गो बैक टू बेसिक्स ऐसा है
कि हर बात में इसका स्रोत कहाँ है, स्रोत कहाँ है। जैसे अर्थशास्त्र, ये समृद्धि का अर्थशास्त्र है। अब इसको मैंने समृद्धि प्राप्त कर दी है, इसलिए अर्थ पुरुषार्थ, अर्थशास्त्र, ये सारा सब कुछ है। तो फिर इसका मूल कहाँ है, इसके संदर्भ क्या है, कैसे समृद्धि निर्माण होती है, कैसे वो नष्ट नहीं होती, या इसका मूल क्या है, इसके मूल आधार क्या है, मूल तत्व क्या है, यहाँ तक जाना पहले, और फिर वहां से शुरू करके आज जहाँ है वहां तक वापस आओ। तो फिर वो रास्ते में कहाँ कहाँ भटकाव हुआ था, कहाँ डिरेलमेंट हो गया, कहाँ दूसरी ही पटरी पर गाड़ी चढ़ गई, कहाँ लुढ़क कर गिर गई है, कहाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई है, वो सारी बातें रास्ते में जितने जितने भी ऐसे हैजार्ड्स हैं वो सारे समझ में आएंगे, और हम जहाँ हैं वहां पहुंचेंगे। अब उसमें से जो मुख्य पटरी थी जिससे हमारी गाड़ी को चलना था, वो पटरी समझ में आएगी, उसके स्टेशंस समझ में आएंगे, और हम कहाँ पहुंचे हैं वो आएगा, और अब ये पटरी कहाँ आगे ले जाएगी हमको, ये भी ध्यान में आएगा। दिस इज वी से गो बैक टू द बेसिक्स। जैसे काम पुरुषार्थ है, कहाँ से वो सृजन कहाँ से हुआ, तो काम संकल्प से आया, ये काम पुरुषार्थ भी संकल्प से आया, तो वो तो जाएगा नहीं। और इसलिए लोग कहते कामिनी कांचन का त्याग करो, अरे नहीं हो सकता भैया, ये परमात्मा के काम संकल्प से तो ये सारी सृष्टि खेल शुरू हुआ है, उसमें तुम उसको तो कैसे भूलोगे। तो फिर क्या करना है, तो फिर वो गाड़ी कौन सी पटरी पर जा रही है, कहाँ से शुरू हुई है, और कौन से स्टेशन आते हैं वो समझो। अब दो गाड़ियां, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, दोनों का संबंध क्या है, किसको किसके अनुकूल होना है। उसमें आया तीसरा धर्म पुरुषार्थ, वो काम के अनुरूप ही चलते रहे तो गिरने वाले हो, वो अनुभव कहता है, हमारे भूतकाल का अनुभव कहता है, हमारी बुद्धि कहती है कि ऐसा ही हुआ तो ऐसा होगा। तो फिर धर्म है, वो रेगुलेट करती है, वो कहाँ से आई, धर्म पुरुषार्थ का ओरिजिन कहाँ है, वो गाड़ी कहाँ से शुरू हुई, और क्यों मोक्ष पुरुषार्थ, ये चार पुरुषार्थ आए कहाँ से, ये व्यवस्था आई कहाँ से। हम कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, वर्ण चतुष्टय, आश्रम चतुष्टय, ये सारे हमारी समाज व्यवस्था के मूल आधार हैं। क्यों कहते हैं मूल आधार इसको, ये कहाँ से आए हैं, इस तरफ, इस दिशा में चिंतन करना, वो है गो बैक टू द बेसिक्स। पैसे ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है ये तो देखो, फिर भटक कहाँ गए वो भी समझ में आएगा, और उस भटकाव को दूर करने का पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, और फिर उसको लाइन क्लियर करनी होगी। लाइन क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ो, इसी लाइन पर चलना है हमको, ये तय होगा। इसको कहते हैं गो बैक टू द बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स को भूल गए हैं, इसलिए तो धर्म अर्थ काम सब उलझ गए हैं। उसका रेफरेंस पॉइंट बदल गया, काम का रेफरेंस पॉइंट धर्म होना चाहिए, अर्थ का रेफरेंस पॉइंट धर्म होना चाहिए, डेस्टिनेशन मोक्ष होना चाहिए, वही सब गड़बड़ हो गया, रेफरेंस पॉइंट भी भूल गए। माने जो नेविगेशन के लिए वो जो कंपास था, कंपास की सुई ही नहीं मिल रही है, उसको कहते हैं गो बैक टू द बेसिक्स। जैसे अभी ये जाति और व्यवसाय, ये जो जोड़ रहे हैं, क्या जाति व्यवस्था है क्या, तो हम उसको वर्तमान में या एक रेफरेंस पॉइंट बनाकर जो उसका विचार कर रहे हैं, तो व्यवसाय के साथ हमने जाति को मुख्य रूप से जोड़ा है। इज दैट इनफ? नहीं, अभी अभी तो वो तो
यादव यादव की एक जाति हो गई और मुसलमान मुसलमान की एक जाति हो गई, वो ये है क्या? ये तो व्यवसाय के साथ नहीं जुड़ी है, तो वो किसके साथ जुड़ी है फिर? ये क्या, क्यों जाति, इसको क्या कहते हैं इस जाति को? तो फिर हम कहते हैं कि वर्ण और जाति ये तो आधारभूत व्यवस्थाएं हैं उसका, और जातिगत व्यवसाय और जन्मना जाति, जन्म और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जाति, उसमें जाति, ये तो सब एक दूसरे से एकदम अलग है, विपरीत है, अधिक उलझाने वाले हैं। तो फिर इसको ठीक करना है तो जाओ ना नीचे, जाति आई कहाँ से? जाति कहते किसको है? हम तो स्त्री जाति पुरुष जाति भी कहते हैं, ये कहाँ से आया? इसलिए गो टू द बेसिक्स, की ओरिजिन कहाँ है इसका? जी तय 57 हुए हैं हमको जी जी, ठीक है, कल्याण मंत्र करते हैं।